को भी अपराध मानते हैं, बट ये दोनों जो है डिफरेंस है इनमें दोनों में, और ये दोनों अलग अलग जो है टर्म है। तो इस पर ही आज हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा लैंडमार्क रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छे से जान जाओगे कि आखिरकार ऑफेंस और क्राइम होता क्या है, तब आप अपने आर्ग्यूमेंट में, अपने एग्जाम में अच्छे से जो है अपराध को डिफाइन कर पाओगे, और वहां पर आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे कि आपने बहुत ज्यादा डीप में जाकर स्टडी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम ये क्लास, और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत ज्यादा ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अगर एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर्स हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार अपराध होता क्या है। क्यों? क्योंकि अब तक शायद आपने अपराध को, क्राइम को भी अपराध माना होगा और ऑफेंस को भी अपराध समझा होगा, बट ये दोनों अलग अलग टर्म है, और आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्राइम और ऑफेंस में डिफरेंस क्या है, और इन्हें किस किस तरीके से जो है डिफाइन किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता में बेयर एक्ट में एंट्री करने से पहले हम कुछ बेसिक्स जो हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट से और हमारी नॉलेज को गेन करने वाले हैं, और अगर हम फ्यूचर में एडवोकेसी में जाते हैं या किसी लॉ की फील्ड में जाते हैं, तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और लाइफ टाइम आपको बहुत पावरफुल कोर्ट में आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं, और आपके जो भी एग्जाम है उसमें भी आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। इन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा एक अच्छे एडवोकेट्स के लिए, एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पर ही हम बात करेंगे। उसके बाद हम इन बेसिक टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के बाद सीधे बेयर एक्ट में एंट्री करेंगे अपने भारतीय न्याय संहिता के। तो हमारा टॉपिक है ऑफेंस, इसे मैं छोटे सर्कल में ले लेता हूं, और एक है हमारा क्राइम, इसे मैं बड़े सर्कल में ले लेता हूं। तो इससे ये तो साफ है कि क्राइम जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, और ऑफेंस जो है ये एक शॉर्ट टर्म है। सिंपल सी भाषा में क्राइम का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बृहद है, बड़ा हुआ है, और ऑफेंस जो है वो उसके अंडर में आता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हर एक ऑफेंस क्राइम तो है, बट हर एक क्राइम ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी में रेप के मामले में हमेशा यही समझा जाता है कि एक मेल ही फीमेल का रेप कर सकता है, जबकि सोसाइटी का एक पार्ट ऐसा भी मानता है कि महिलाएं भी रेप के लिए दोषी हो सकती हैं, और वो महिलाएं भी रेप का कृत्य कर सकती हैं किसी पुरुष के साथ। लेकिन पहले से जो माइंडसेट है वो क्या है कि हमेशा पुरुष ही रेप के अपराध के लिए दोषी होगा, जबकि महिला भी ऐसा कर सकती है। तो महिला अगर किसी पुरुष के साथ इस टाइप का एक्ट करे, रेप का, तो वो एक सोसाइटी के लिए गलत काम तो है, और ऐसा होता भी होगा, लेकिन वो सीधे सीधे सोसाइटी के सामने नहीं है। बट सोसाइटी का एक पार्ट का ये मानना है कि रेप हमेशा पुरुष कर सकता है, मेल कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। लेकिन सोसाइटी का एक पार्ट ये भी मानता है कि रेप महिला भी कर सकती है। लेकिन माइंडसेट क्यों है कि पुरुष ही करेगा? क्यों? क्योंकि हमारे क्रिमिनल सिस्टम में जो रेप जो है वो एक ऑफेंस बनाया है आपराधिक विधियों में, और उसमें इंडिकेट किया गया है कि रेप का जो एक्ट है, जो
अपराध है वो सिर्फ पुरुष कर सकता है। तो अगर हम ऐसे लिखें कि रेप बाय वीमेन, ये समाज के लिए एक बुराई तो है कि महिला भी कर सकती है, लेकिन अपराध नहीं है। और अगर हम इसे इसका वाइस वर्सा करें तो सबका माइंडसेट है कि पुरुष ने रेप का ऑफेंस किया है। समाज के लिए अपराध है। इसका जो रीजन है, क्यों? क्योंकि किसी भी क्रिमिनल लॉ के थ्रू, किसी भी क्रिमिनल लॉ में रेप का ऑफेंस सिर्फ पुरुष द्वारा किया गया कार्य ही ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। अगर महिला किसी के साथ करती है तो उसे जो है ऑफेंस की कैटेगरी में मेंशन ही नहीं किया गया है किसी क्रिमिनल लॉज में। तो जो महिला के द्वारा किया जा रहा है, जो महिला के द्वारा किया जा रहा है वो क्राइम तो है, क्योंकि वो समाज के विरुद्ध कार्य है और सामाजिक बुराई है। लेकिन वो ऑफेंस क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि किसी भी आपराधिक विधि में महिला द्वारा किसी पुरुष का बलात्कार अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसलिए वो ऑफेंस नहीं है। जबकि पुरुष ऐसा करता है तो वो ऑफेंस है। तो डिफरेंस ऐसे आप समझ सकते हो कि जो कार्य विधि द्वारा निषिद्ध बताया गया है और विधि द्वारा जिस कार्य को अपराध जो है मेंशन कर दिया गया है किसी भी आपराधिक विधि में, उसे हम कहेंगे क्राइम, वो सॉरी ऑफेंस। और जो सिविल रॉन्ग है या कोई ऐसा कार्य है जो समाज बुराई तो समझता है बट विधि द्वारा उसे किसी भी क्रिमिनल लॉ में मेंशन नहीं किया गया है कि ये कार्य अपराध की श्रेणी में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्राइम। एक एग्जांपल और है इसका, 497 आईपीसी का एडल्ट्री, जार कर्म, किसी मैरिड वीमेन से अफेयर चलाना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आज की डेट में भी बहुत से लोगों का मानना यह है कि ये अब भी है तो सामाजिक बुराई ही। ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया आईपीसी सेक्शन 497 को, तो अभी भी समाज का एक वर्ग ऐसा मानता है कि है तो ये सामाजिक बुराई ही। और जो है अभी भी ये एक्ट होता तो है, अफेयर्स अब भी होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, बट वो विधि द्वारा अब अपराध नहीं है, इसलिए वो 497 आईपीसी एक क्राइम तो अब हो सकता है बट वो ऑफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि विधि द्वारा उसे ऑफेंस की कैटेगरी से आउट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग। तो क्राइम और ऑफेंस का मेन डिफरेंस यही है कि ऑफेंस विधि द्वारा घोषित कार्य अपराध, और क्राइम सामाजिक बुराई तो है लेकिन ये विधि द्वारा इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया, मेंशन नहीं किया गया, इसलिए क्राइम में जो है विधि द्वारा अघोषित कार्य। तो ये मेन डिफरेंस था क्राइम और ऑफेंस में। अब आप इजीली समझ चुके हो कि क्राइम को आप कैसे डिफाइन करोगे, ऑफेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे। आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता में जितने भी कार्य बताए गए हैं वो सब ऑफेंस हैं। और जैसे मैंने आपको आईपीसी 497 का एग्जांपल दिया,
आईपीसी में पहले वो एक अपराध था, बट वो एक अपराध आज की डेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो ऑफेंस की कैटेगरी से आउट हो चुका है। अब वो एक सिविल सोसाइटी के विरुद्ध कार्य तो हो सकता है, लेकिन अब वो ऑफेंस नहीं कहला सकता आईपीसी 497, क्योंकि वो आउट हो गया है ऑफेंस की कैटेगरी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको आपराधिक कार्य जो है और एक कार्य जो है दो टाइप से होते हैं। एक्ट एक होता है आपका सिविल रॉन्ग, सेकंड जो है आपका होता है ऑफेंस। यहां पर मैंने ऑफेंस लिखा है, क्राइम नहीं लिखा है, क्योंकि क्राइम के लिए तो किसी पर मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता, कोई सामाजिक बुराई है। तो सिविल रॉन्ग में जो है रेमेडी क्या होती है आपका? कॉम्पनसेशन, जिसे बोलते हैं हम प्रतिकर। ये आ जाते हैं टोर्ट एटसेट्रा के जितने भी मैटर हैं, सब सिविल रॉन्ग कहलाते हैं। ऑफेंस में मारपीट, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, जितने भी हैं, जो भी जिस भी बीएनएस के सिवाय और भी बहुत सारे एक्ट हैं, जितने भी उसमें कृत्य बताए गए हैं अपराध की श्रेणी में, वो एक ऑफेंस है। इसमें रेमेडी क्या होती है पीड़ित के लिए? आपका या तो दोषी को सजा दिलाई जाए, पनिशमेंट, या जुर्माना, पेनल्टी। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड है कार्य, एक सिविल रॉन्ग, एक ऑफेंस। और इसमें जो रेमेडी है पीड़ित के लिए वो कॉम्पनसेशन है, जो टोर्ट के मामले हैं। दूसरा है ऑफेंस, जिसमें सजा दी जाती है पीड़ित को राहत देने के लिए दूसरे पर्सन को, और जुर्माना उस पर लगाया जाता है जो भी अपराध करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमने अपराध के बारे में पढ़ा, हमने क्राइम को जाना। अब किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जब किसी पर्सन पर कोई केस चलाया जा सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो ट्रायल के दौरान उस पर्सन के बहुत सारे, एक ट्रायल कई स्टेज से जो है पास होता है। पहले मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होंगे, पुलिस के सामने जो 161 के बयान हुए उनका 164 होगा मैजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद जो डिफेंस लॉयर है वो अपने बचाव में एविडेंस रखेंगे, प्रोसिक्यूशन जो स्टेट का या कंप्लेनेंट का लॉयर है वो कोर्ट में अपने पक्ष में जो है एविडेंस रखेंगे, जिनके द्वारा वो उसे सजा दिला सके, एक्यूज्ड को, जो आरोपी है। बट जो अपराध हमने पढ़ा, किसी पर्सन पर अपराध सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैं अपराध के आपको वो 4 तत्व बताता हूं जो किसी अपराध को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर उनमें से एक भी तत्व मिस होता है क्रिमिनल ट्रायल में, तो किसी भी एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी दोष सिद्धि नहीं हो सकती। तो उसे हम पढ़ेंगे अपराध के 4 आवश्यक तत्व, 4 एसेंशियल ऑफ ऑफेंस। इसमें नंबर 1 आ गया ह्यूमन, नंबर 2
मेंसरिया या गिल्टी माइंड। नंबर 3 एक्टस रियस या एक्ट। नंबर 4 आ गया इंजरी। इसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम के लिए इजी रहेगा। मानव दुराशय कार्य क्षति। तो ये एक अपराध को सिद्ध करने के लिए 4 आवश्यक तत्व है, जिनकी सीरीज कंप्लीट होने के बाद ही किसी पर्सन को क्रिमिनल ट्रायल में दोष सिद्धि उसकी की जा सकती है, उसका कॉन्विक्शन किया जा सकता है। अगर एक भी यहां से मिस होता है तो फिर किसी की दोष सिद्धि संभव नहीं हो सकती। उसमें एक आ गया हमारा ह्यूमन। जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, विधि शास्त्र, उसके अकॉर्डिंग अपराध का गठन सिर्फ मानव ही कर सकता है। कभी आपने देखा है कि किसी डॉग ने किसी पर्सन को बाइट की हो और उस पर मुकदमा चला हो किसी कोर्ट में, या किसी भी जानवर ने किसी ह्यूमन को कोई इंजरी, कोई क्षति पहुंचाई हो और उस पर मुकदमा चला हो, उसे कोर्ट में लाया गया हो या जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा हो या पुलिस कस्टडी में भेजा हो रिमांड पर? ऐसा कभी नहीं होता ना। क्योंकि विधि शास्त्र का मानना है कि अपराध जो है सिर्फ मानव कर सकता है, मानव के सिवाय और जो भी लिविंग थिंग है वो अपराध नहीं कर सकती। तो इसमें एक तो अपराध को सिद्ध करने के लिए होना चाहिए मानव, कि किसी मानव द्वारा ही ये कार्य किया गया। अब मानव ही अपराध का गठन क्यों कर सकता है, अपराध क्यों कर सकता है, उसका सेकंड स्टेप आ जाता है हमारा मेंसरिया। मेंसरिया, गिल्टी माइंड, बुरा आशय, बुरा इरादा सब एक ही चीज है। इसे अगर हम ब्रेक करें तो दू का मतलब होता है बुरा और आशय का मतलब होता है इरादा। पहले पॉइंट में ह्यूमन ही अपराध का गठन इसलिए कर सकता है क्योंकि वो ही किसी के प्रति गिल्टी माइंड मेकअप कर सकता है, बना सकता है। किसी का बुरा करने की भावना सिर्फ ह्यूमन ही अपने माइंड में डेवलप कर सकता है। कभी कोई जानवर कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं, और जानवर जब भी हमारे ऊपर अटैक करेगा वो अपने सिर्फ डिफेंस में करेगा, अपने बचाव में करेगा, ऐसा विधि शास्त्र मानता है। जानवर कभी भी किसी प्राणी के लिए या उसके अगेंस्ट बुरा इरादा नहीं रखता, दुराशय नहीं रखता। तो दुराशय का गठन सिर्फ ह्यूमन कर सकता है। तो दुराशय होना एक सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तो मानव था, उसके माइंड में जो था किसी का बुरा करने का इरादा था, उसका गिल्टी माइंड था कि हाँ मुझे इस पर्सन का बुरा करना है। मेंसरिया एक बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा जाने वाला टॉपिक है। इस पर मैं अलग से क्लास जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं और आपके ये फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है। क्योंकि अगर किसी पर्सन का दुराशय कोर्ट में आप सिद्ध नहीं कर पाए कि इस पर्सन ने ये जो अपराध किया है इसमें इसका गिल्टी माइंड नहीं था, तो उसे कॉन्विक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी दोष सिद्धि नहीं हो सकती। ये क्रिमिनल ट्रायल का नियम है कि जिसके लिए एक लीगल मैक्सिम भी है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। कोई कार्य तभी अपराध है जब वो बुरे इरादे के साथ किया गया हो। ये सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में भी बहुत सारे और वेरियस टाइम, सेवरल टाइम जो है बताया गया है कि अगर किसी पर्सन का बुरा आशय नहीं है तब उसके कार्य को आप अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते और उसे जो है उसकी दोष सिद्धि, उसका कॉन्विक्शन नहीं किया जा सकता। थर्ड है हमारा एक्टस रियस, कार्य। एक ह्यूमन था, उसके माइंड में किसी का बुरा करने का आशय था, इरादा था,
और फिर वो एक कार्य करता है, कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी पर्सन को क्षति पहुंचती है। कार्य उसने इस टाइप का किया कि कोई पर्सन है और उस कार्य से, इस पर्सन के कार्य से किसी अन्य पर्सन को कोई इंजरी पहुंची। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन का, कोई पर्सन ए है, बी के प्रति उसके माइंड में दुराशय है कि मुझे इसका बुरा करना है, तब उसने अपने माइंड को मेकअप किया कि मुझे इसका बुरा करना है, और वो फिर उसका बुरा करने के लिए कोई भी एक्ट करता है। मान लीजिए बी रोड पर जा रहा है और ए ने उसके उठा के पत्थर मार दिया सिर में, तो उसे इंजरी हुई, क्षति हुई। तो फोर्थ जो है इंजरी, क्षति, मानव ने दुराशय अपने दिमाग में सेट किया, फिर ऐसा एक कार्य किया जिससे किसी अन्य पर्सन को इंजरी हुई, तो ये पूरा सेट जो है कंप्लीट हो जाता है, और तब जाकर ये क्लेम किया जा सकता है कि किसी पर्सन ने अपराध किया है, और अपराध में उसकी जो है दोष सिद्धि, कॉन्विक्शन तब संभव है। इस चार जो भी एसेंशियल हैं, इन्हें एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट है हमारा ह्यूमन। मानव, इसका था दुराशय, फिर इसने एक कार्य किया जिससे किसी अन्य पर्सन को क्षति, इंजरी कारित हुई। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। ए नाम का पर्सन है, वो अपनी डॉटर जो कि 16 साल की है, मार्केट जाता है अपनी डॉटर के साथ। अब एक पर्सन बी है, बी पर्सन जो है वो भी उस रास्ते पर है, सामने से आ रहा है, और ये भी मार्केट में जो रोड है इस पर ये जा रहा है, और वो सामने से आ रहा है बी नाम का पर्सन। अब ये बी नाम का जो पर्सन है, ये वो कहते हैं ना भाई लोग, भाई टाइप के लोग, जो जिन्हें किसी की बर्दाश्त नहीं होती और बस ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, दबंग टाइप का कह सकते हैं, दबंग टाइप का पर्सन है बी। अब ए अपनी सिस्टर डी के साथ किस चीज पर है, ये है बाइक पर। बी भी किससे है, बाइक पर है। जब ए और बी आमने सामने होते हैं रोड पर, तो यहां एक रोड पर गड्ढा है और इसमें भरा है पानी। बाइक का टायर गड्ढे में गया और पानी की जो छींटे थी गंदे पानी की, वो आ जाती हैं बी पर। अब बी तो मैंने आपको पहले बताया दबंग टाइप के हैं, किसी की बर्दाश्त तो है नहीं, सब सारा डिसीजन खुद ही लेना है। बी ने क्या करा, बी ने इस बात से नाराज होकर ए की कर दी पिटाई ऑन द स्पॉट। बी ने उसे पीटा, खूब मारा, गालियां भी बकी। ए जो है वहां से पिट के चुपचाप चले गए, लेकिन ए के मन में बहुत ज्यादा ए को ना बुरा फील हो रहा है कि मेरी 16 साल की सिस्टर के सामने इस पर्सन ने मुझे बीच बाजार, सरे बाजार पीट भी दिया, मुझे गालियां भी बक दी, मेरी क्या इज्जत रह गई। तो ए ने अपने माइंड में एक थिंकिंग डेवलप करी। वो थिंकिंग थी आपकी, बदला लेना है बी से।
ए ने जो है बदला लेने की सोच ली कि भाई अब बी का तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा, ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं जब मेरी बेइज्जती करी है। तो इस स्टेज पर हमारे दो एसेंशियल कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट क्या, ए एक ह्यूमन है और इसने अपने दिमाग में किस चीज का गठन करा, मेंस रिया, बुरे इरादे का, बी का अब उसे बुरा करना है कुछ भी। तो ये आपका क्या है, मेंस रिया। अब ए ने बदला लेने की ठान ली बी से। अब ए जो है प्लानिंग करेगा कि किस तरीके से इसे कहीं अकेला देख के पीट लूं या कुछ ऐसा करूं कि जो है इससे मेरा बदला पूरा हो जाए। तो वो प्लानिंग करेगा और आखिरकार फिर ए क्या करता है, ए जो है बी का जो डेली शेड्यूल है उसे ट्रेस करना शुरू करता है कि बी किस टाइम घर से निकलता है, कहाँ जाता है, फिर वापस कब आता है। ए ने फील्डिंग बनाई कि इस डेट को और इस टाइम बी को जो है पकड़ना है जहां पर ये अकेला मिलेगा मुझे। तो एक प्लेस है जहां बी अकेला होता है। ए ने कुछ वेपन इकट्ठे करे जिससे पूरी तरीके से अपने बदले की भावना को वो कंप्लीट कर सके कि एक ही बार में सबक सिखा देना है इसे। तो बी, ए जो है इस प्लेस पर एक स्पेसिफिक टाइम जहां बी अकेला होता है, ए जाता है और बी को लिटा के किसी धारदार हथियार से, किसी सरिये से, किसी हॉकी से, किसी बेसबॉल बैट से खूब मारता है, खूब मारता है, खूब मारता है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि मेरे बदले की जो है भावना पूरी हो गई और मैं सेटिस्फाई हो गया, तब तक बी को कूटता है। थर्ड जो हमारा एसेंशियल है वो कहां हो जाता है कंप्लीट, इस प्लेस पर ए द्वारा बी को पीटने का कार्य, कार्य को मैंने राउंड कर दिया, आखिरकार उसने उसे पीटने के लिए क्या करा, कार्य। तो थर्ड एसेंशियल जो है अपराध का वो कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ एसेंशियल, बी अपने कुटने के बाद घायल पड़े हैं, खून बह रहा है, कुछ फ्रैक्चर भी हो गए हैं हाथ पांव की हड्डी में, तो बी को आखिरकार क्या पहुंची, हमारा इंजरी, क्षति। तो इस एग्जाम्पल से माय डियर स्टूडेंट आप लोग ये तो समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये फोर एसेंशियल कंप्लीट होते हैं। अब जैसे फोर एसेंशियल हैं, आवश्यक तत्व अपराध के लिए जो चाहिए वो है मैंने डिफाइन कर दिए एग्जाम्पल से। तो अपराध के चार आवश्यक तत्व देखने के बाद अब हम देखेंगे कि अपराध जिन चार चरणों के बाद जो फोर स्टेप्स हैं उनके होने के बाद एक अपराध पूर्ण माना जाता है। तो अब हम उन चार चरणों की बात करेंगे, फोर स्टेप्स की बात करेंगे जो एक क्राइम को एकम्प्लिशमेंट और एग्जीक्यूट कराता है। उन चार स्टेप्स के बाद कोई भी ऑफेंस एग्जीक्यूट हुआ माना जाएगा। तो उन चार चरणों पर अब हम बात करते हैं। तो पहला स्टेप है उसका इंटेंशन, जिसे हम आशय, दुराशय
मेंटल स्टेट कह सकते हैं, जो कि हमारे आवश्यक तत्वों में भी था। उसे आप हम जो स्टेप में है वो इंटेंशन लिख रहे हैं। दूसरा है आपका प्रिपरेशन, तैयारी। और नंबर 4 है आपका अटेम्प्ट, प्रयास। और नंबर 4 है आपका एकम्प्लिशमेंट, एग्जीक्यूशन, जो है पूर्णतया। तो लास्ट वाले एग्जाम से अगर हम इन 4 स्टेप को लिंक करें तो इंटेंशन तो ए ने पहले ही बना लिया था कि बी से उसे बदला लेना है, और बी से बदला उसने किस तरीके से लिया था कि उसे पूरा जो है क्षति पहुंचाकर उसके साथ मारपीट करके उसे घायल करके उसने बदला लिया था। तो उसने दुराशे तो अपना इंटेंशन तो पहले ही बना ली थी ए ने। फिर प्रिपरेशन उसने कैसे करी कि उसने उसका शेड्यूल ट्रेस किया कि किस समय ए जो है बी घर से निकलता है और बी कहाँ कहाँ जाता है, किस चीज से जाता है, और उसने किस तरीके से बी को क्षति पहुंचानी है, उसका नुकसान करना है, किस तरीके से उसे इंजरी पहुंचाकर उसे अपना बदला लेना है। तो वो सारा जो क्राइटेरिया था वो उसकी प्रिपरेशन का था। तो प्रिपरेशन में ए द्वारा बी के शेड्यूल को ट्रेस आउट करना प्लस वेपन या सब्सटेंस इकट्ठा करना। ए ने ये भी पता कर लिया कि बी का शेड्यूल क्या है और कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जाता है, फिर उसे किस चीज से क्षति पहुंचानी है, जैसे हॉकी हुआ, बेसबॉल बैट हुआ, ये जो भी चीज है जिससे उसे मारना पीटना है, उसके साथ जो उसे क्षति पहुंचानी है वो सब इकट्ठा करना, वो सब एक किस प्रिपरेशन का पार्ट है, ए द्वारा की गई तैयारी का पार्ट है। अटेम्प्ट, प्रयास। अटेम्प्ट में जब उसने अपना प्रिपरेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया ए ने, तो फिर उसने अटेम्प्ट किया एक स्पेसिफिक टाइम पर बी के पास जाता है, बी वहां अकेला होता है, और वहां जो भी उसने पहले से सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट अपने पास रखा था उसे क्षति पहुंचाने के लिए बी को, उसके द्वारा उसने उसे मारा पीटा घायल करा लहूलुहान कर दिया। तो उसका वो क्या था, अटेम्प्ट करा बी पर स्पेसिफिक टाइम प्लेस पर हमला किया पूर्णतया। और जब उसने हमला किया, उससे अपना बदला ले लिया, उसे घायल कर दिया, बी लहूलुहान हो गया, तब जाकर उसका जो ये 3 चरण थे, चौथा चरण पूर्णता के साथ समाप्त हुआ कि अपराध जो है वो घटित हो गया। और वो अपराध क्या है कि बी को ए द्वारा मारा पीटा गया, उसे घायल किया गया। तो यहां पर क्या था, अपराध कंप्लीट बाय अटेम्प्ट। प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद प्रयास जो है वो सक्सेस रहा, और उस प्रयास के सक्सेस होने के परिणाम स्वरूप बी घायल हुआ, लहूलुहान हुआ, और अपराध का जो है ये 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। इन केस अगर ए द्वारा अटेम्प्ट ना किया जाता
और यहीं आकर ध्यान देना इस वाले पॉइंट पर, प्रिपरेशन करके अगर ए का माइंड चेंज हो जाता कि चलो छोड़ो यार, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, क्या अब जो हो गया वो हो गया, अब बी के साथ क्या दुश्मनी निकालना, उसे क्या नुकसान पहुंचाना, तो क्या इस स्टेप तक ए किसी ऑफेंस की कैटेगरी में आता? तो आंसर है कुछ उदाहरणों को छोड़कर एक ही ये तैयारी किसी भी प्रकार से अपराध की श्रेणी में नहीं आती। लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जो आगे हम बीएनएस में ही पढ़ेंगे कि जहां पर प्रिपरेशन भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये थे अपराध के 4 चरण जो मैंने एग्जाम्पल से आपको क्लियर किए। आई होप आप सबकी समझ में आया होगा अपराध के 4 आवश्यक तत्व और अपराध के 4 चरण। जब ये चारों आवश्यक तत्व और ये 4 चरण कंप्लीट होंगे तब ही किसी कृत्य को अपराध माना जाएगा कि हाँ एक अपराध जो है घटित हुआ है। फिर आगे का जो भी है उसमें जो भी प्रोसीजर है वो होगा। बट एक लॉ स्टूडेंट के लिए, लॉयर्स के लिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था जो मैंने आज आपका कंप्लीट कराया। इसमें आपको किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे जो है कमेंट्स में अपना डाउट मेंशन करें और टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट मेंशन करें। मैं वहां पर आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथ के एस्पिरेंट्स को शेयर करें, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना। और कल से हम जो है अपना भारतीय न्याय संहिता 2023 की बेयर एक्ट में एंट्री करेंगे और अपने फेमस मेथड, टॉपिक ब्रेकिंग मेथड से बीएनएस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।